हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित। तो आज हम बात करने वाले हैं एफएसएसएआई से रिलेटेड करंट अफेयर के बारे में। आज हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, यानी कि हम एफएसएसएआई की 1 ईयर की एक्टिविटी को देखेंगे। एफएसएसएआई किन किन इश्यूज में इन्वॉल्व रहा, कौन कौन से रेगुलेशन या फिर कौन कौन से नए नए जो एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो ईट राइट इंडिया को लेकर के इनिशिएटिव को लेकर के हो, चाहे आप देखेंगे फूड लेबोरेटरी की बात करते हैं, या फिर हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं एक साल में, उसको लेकर के आज हम कवर करने वाले हैं। तो ये आपका जो एफएसएसएआई को लेकर जो करंट अफेयर है वो यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। इस वीडियो में जो आप एफएसएसएआई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो टेक्निकल ऑफिसर हो, असिस्टेंट हो, या फिर सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, उसमें जो आपका एफएसएसएआई से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, जो करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, वो आपके लगभग यहाँ पर कवर हो जाएंगे। तो उन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर देना, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए। अगर कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आता है तो हम आपको इजीली आप तक पहुंचा सकें, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसके साथ ही साथ आप यहाँ पर हमसे 3 जगह जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पेज पे। तो यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है तो हम अपडेट करते रहते हैं। तो आज का जो वीडियो है तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो एक एक करके हम टॉपिक को समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हम एमसीक्यू वाइज नहीं देखेंगे। यहाँ पर जो हम देखेंगे कि पर्टिकुलर एक एक जो भी न्यूज़ में चीज़ें रही हैं उस पर्टिकुलर आर्टिकल को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और जो भी एफएसएसआई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेटा हमने यहाँ पर कंपाइल किया है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। तो हम एक एक टॉपिक को देखेंगे, तो वहां पर आपके 1 से 2 से 3 से 4 टाइप के जितने टाइप के भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे आपके यहां पर कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो बनता है हमारा क्वेश्चन वो बनता है अपॉइंटमेंट को लेकर के। तो अगर हम बात करते हैं एफएसएसएआई को, तो एफएसएसएआई को लेकर के अगर हम बात करें तो जो सबसे बड़ा अपॉइंटमेंट हुआ है वो हुआ है किसका, चेयरपर्सन का। तो यानी कि जो हमारे नए चेयरपर्सन हैं उनको अपॉइंट किया गया है, जैसे कि राजेश भूषण, और जो हमारी प्रीवियस चेयरपर्सन थी वो थी रीता टेवटिया मैडम, जिन्होंने ज्वाइन किया था 2018 नवंबर में, और 2021 नवंबर में उनके 3 साल पूरे हो जाते हैं। तो आपको ये भी पता होगा कि जो चेयरपर्सन का अपॉइंटमेंट होता है वो 3 साल के लिए होता है, और इसके साथ ही साथ 3 साल के बाद में क्या होता है, उसका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है किसी वजह से, लेकिन ये थोड़ा रेयर होता है, जनरली ऐसा नहीं होता है। तो जो यहाँ पर जो नए चेयरपर्सन है हमारे प्रेजेंट टाइम पे वो कौन है, श्री राजेश भूषण सर है। और इसके साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, कि आपसे पूछा जा सकता है कि जो एफएसएसएआई है उसके फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थे। तो प्रेजेंट में तो राजेश भूषण सर हैं। अगर फर्स्ट चेयरपर्सन की बात करें तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है पीआई सवराथन जो थे वो फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द एफएसएसएआई थे, ठीक है। तो आई होप अभी आपको यहाँ से जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है वो है एफएसएसएआई सॉरी आईएसओ प्रेसिडेंट को लेकर के। तो जिस तरीके से एफएसएसएआई में आपने देखा कि नए चेयरपर्सन को अपॉइंट किया गया, उसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आईएसओ है यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर भी क्या हुआ है कि जो इनके प्रेसिडेंट है वो भी चेंज हो गए। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि जो अल्राइका फ्रैंके हैं हैज बीन इलेक्टेड आईएसओ प्रेसिडेंट फॉर 2 ईयर टर्म, ठीक है। तो जो आईएसओ का जो प्रेसिडेंट होता है वो 2 साल के लिए उसको क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। तो इन्होंने कब ज्वाइन किया है, इन्होंने ज्वाइन किया है जनवरी 2022 में। तो जनवरी 2022 में जो आईएसओ है उसके प्रेसिडेंट भी चेंज हो चुके हैं। तो अगर आपने पढ़ा होगा जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे किसके, आईएसओ के, वो थे ईडी नजरोगे। तो इस टाइम पे कौन है, इस टाइम पे है अल्राइका फ्रैंके। तो यहां से हो सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो यहां पर भी हमने कवर कर लिया। एक चीज ये भी इंपॉर्टेंट हो गई यहां पर कि जो इलेक्टमेंट होता है, यानी कि जो इलेक्ट किया जाता है कैंडिडेट एज अ प्रेसिडेंट, उसको कितने साल के लिए सर्व करना होता है, 2 साल के लिए। जनरली 2 साल के लिए होता है, उसके बाद में उसको एक्सटेंड करना या फिर री इलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं। यहां पर देखिए मेंशन है एफएसएसएआई इनेबल्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विद फूड सेफ्टी कनेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन। तो यहां पर एफएसएसएआई ने अक्टूबर 2021 यानी कि अक्टूबर 2021 में एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया जिसका नाम है फूड सेफ्टी कनेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन। इसमें क्या है, इसमें देखिए लिखा गया है कि टू इम्प्रूव कनेक्ट विथ कंज्यूमर एंड फूड बिजनेस ऑपरेटर, ठीक है। तो एफएसएसएआई ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसपे एक कनेक्शन बैठा सकें, किसका, कंज्यूमर, फूड बिजनेस ऑपरेटर का और एफएसएसएआई का। तो तीनों को एक साथ यहां पर लिंक किया जा सकता है।
द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली लॉन्च अ मोबाइल एप्लीकेशन कॉल्ड फूड सेफ्टी कनेक्ट, जिसको फूड सेफ्टी कनेक्ट कहते हैं। यहाँ पर आप जाएंगे, जब आप अपने प्ले स्टोर पे जाएंगे तो वहां पर आप सर्च करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का लोगो और ये फूड सेफ्टी कनेक्ट का एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। दिस मोबाइल इंटरफेस विल फैसिलिटेट फूड बिजनेसेस टू अप्लाई फॉर FSSAI रजिस्ट्रेशन थ्रू अ फास्टर एंड कन्वीनियंट मोड। तो ये जो एप्लीकेशन है फूड सेफ्टी कनेक्ट, ये काफी इजी, मतलब इसका इंटरफेस देखेंगे तो इस तरीके से बनाया गया, ये फैसिलिटेट करता है, बिजनेस को और ज्यादा इजी बनाता है, जिससे कोई भी FSSAI के रजिस्ट्रेशन या फिर लाइसेंस के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकता है और काफी कन्वीनियंट मोड में ये काम करता है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा कंट्री में बहुत ज्यादातर लोग जो होते हैं वो आजकल मोबाइल यूज करते हैं और एप्लीकेशन यूज करना प्रेफर करते हैं, तो इस वजह से इसको यूज किया गया, जिससे इसका इंटरफेस जो काफी इजी है और ज्यादा चीजों को कन्वीनियंट बनाया जा सके, टाइम को सेव किया जा सके और एकदम स्मूथ तरीके से लोग इसका यूज कर सकें। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट हो गया हमारा टॉपिक। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं। यहां पर देखो, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। अगर आप पूरे साल का 2 से 3 साल का भी अगर आप न्यूज देखते हैं, 2 साल का, तो आपको ये GM फूड को लेकर के आपको कुछ ना कुछ न्यूज में देखने को मिल जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न पार्ट हो जाता है यहाँ पर। तो इसको लेकर के हम थोड़ा सा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए लिखा गया है FSSAI ड्राफ्ट नॉर्म्स ऑन GM फूड अनएक्सेप्टेबल। ठीक है, तो जो भी FSSAI ने जो भी ड्राफ्ट इशू किए हैं GM फूड को लेकर के, जो भी रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, जो भी रेगुलेशंस के लिए उन्होंने जो ड्राफ्ट इशू किया, अभी रेगुलेशन कंप्लीट नहीं हुआ, उसके लिए जो भी उन्होंने ड्राफ्ट इशू किया है उसको क्या हुआ है, वो अनएक्सेप्टेबल माना गया है। किसके द्वारा? कुछ एक्टिविस्ट हैं जिनके द्वारा इसको अनएक्सेप्टेबल माना गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम चीजों को समझते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा गया है कि FSSAI हैड रिसेंटली रिलीज्ड ड्राफ्ट रेगुलेशन फॉर GM फूड। ठीक है, तो FSSAI ने क्या किया, रिसेंटली एक ड्राफ्ट रेगुलेशन रिलीज किया, किसको लेकर के? GM फूड, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जहां पर लिखा गया है proposing all food product having individual genetically engineered ingredient of 1% or more to be labeled as contain GMO ingredient derived from GMO। ठीक है, तो कुछ टाइम पहले, इससे पहले का अगर आप न्यूज देखेंगे तो शुरू में FSSAI ने ये बोला था कि कोई भी पर्सन, कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर, कोई भी मैन्युफैक्चरर, किसी भी तरीके का फूड बिजनेस ऑपरेटर, कोई भी जो भी GM फूड है यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को डील नहीं कर सकता है, ना ही उसको सेल कर सकता है, ना ही उसको स्टोर कर सकता है, ना ही मैन्युफैक्चर कर सकता है। ठीक है, विदाउट प्रेयर परमिशन, बिना परमिशन के ये नहीं कर सकता है। उसके बाद में इन्होंने एक रेगुलेशन इशू किया, उसमें इन्होंने ये बोला कि 1% या फिर उससे ज्यादा अगर है तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब परमिशन लेना होगा। परमिशन लेने के बाद में जो भी फूड का जो लेबल होगा उसके ऊपर आपको ये लिखना पड़ेगा कंटेन्स GMO इंग्रेडिएंट ड्राइव्ड फ्रॉम GMO। तो ये चीज मेंशन करनी पड़ेगी। तो इसको लेकर के बहुत सारा इशू हुआ। अगर आप अगर न्यूज में होंगे तो आपने इन चीजों को सुना होगा। तो वहां पर एक इंपॉर्टेंट जो हेडलाइन निकल करके आती है, ये निकल के आती है, जिसको एक तरीके से किसने अपोज किया है, कौन इसके अगेंस्ट आया है, वो कविता कुरुगंती जी हैं, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने इसका घोर तरीके से विरोध किया गया। तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में क्या बोला, ये बोला कि FSSAI शुड एक्सप्लिसिटली से GM फूड नॉट बी अलाउड इनटू इंडिया। उनका कहने का मतलब ये था कि FSSAI को सीधे सीधे ये बोल देना चाहिए, ये मना कर देना चाहिए एक तरीके से कि जो GM फूड है वो इंडिया में अलाउड नहीं है। ठीक है, तो यहां पर इनका कहने का मतलब है FSSAI को ये बोलना चाहिए कि GM फूड इंडिया में अलाउड नहीं है, पूरी तरीके से उसको रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, प्रोहिबिट करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आगे देखिए लिखा गया है इंडिया बाय वे ऑफ प्रोडक्शन और इंपोर्ट, और इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि इंपोर्ट हो गया, स्टोरेज हो गया, पूरी तरीके से इंडिया को जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्री इंडिया बनाने के लिए इन्होंने बोला। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए एनी काइंड ऑफ GM फूड इन इंडिया इज अ थ्रेट ऑफ हेल्थ ऑफ अवर पीपुल। तो इनका कहने का मतलब है कि किसी भी तरीके का जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है, कोई इंग्रेडिएंट भी हो सकता है, फूड भी हो सकता है, वो पूरी तरीके से जो हमारी हेल्थ है उसके लिए क्या है, एक तरीके से एक खतरा है, एक थ्रेट है टू अवर इन्वायरमेंट ऑल्सो, इन्वायरमेंट के लिए भी, एंड टू द
डाइवर्स फूड कल्चर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो एक तरीके से इन्होंने अगेंस्ट आकर के इन्होंने बोला कि जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड हैं वो पूरी तरीके से जो पीपल हैं उनकी हेल्थ के लिए एक थ्रेट है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए थ्रेट है, और इसके साथ ही साथ जो भी इंडिया का जो डाइवर्स कल्चर है उसके लिए ये थ्रेट है। जो भी इंडिया का जो फूड डाइवर्स कल्चर है, आप देखेंगे कि हमारे इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के लोग फूड कंज्यूम करते हैं अगर हम एक रीजन से दूसरे रीजन में जाते हैं। तो ये किसने बोला था? ये बोला था कविता गुरुगंती जी ने। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये इनका फोटो है, जो कि आप देखेंगे कि इनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो ये इस वजह से बहुत ज्यादा जानी जाती हैं कि किसानों के लिए बहुत ज्यादा हित में आकर उनके लिए काम कर रही हैं। ठीक है, तो काफी ज्यादा इनको एक्सपीरियंस भी है और इस वजह से इन्होंने यहाँ पर आकर इन चीजों को बोला। उसके साथ ही साथ यहाँ पर देखिए लिखा गया है, सोशल एक्टिविस्ट वर्किंग अमंग फार्मर लेड बाय कविता गुरुगंती हैव कम आउट अगेंस्ट द एफएसएसएआई ड्राफ्ट। ठीक है, जो एफएसएसएआई जो ड्राफ्ट और रेगुलेशन लेकर के आया उसके अगेंस्ट आकर के इन्होंने जो बात बोली, जो पीछे हमने स्टेटमेंट देखा ऑन जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड टर्मिंग इट अनएक्सेप्टेबल। इनका कहने का मतलब है हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ आगे देखिए लिखा गया है, फूड सेफ्टी एक्टिविस्ट अपोज एफएसएसएआई ड्राफ्ट रेगुलेशन ऑन जीएम फूड से इट एम्स टू अलाउ इजियर एंट्री ऑफ ट्रांसजेनिक फूड। तो यहाँ पे कहने का मतलब इनका ये है कि जो एफएसएसएआई ने जो रेगुलेशन लेकर के आया, उन्होंने जो उसमें 1% की बात करी, एक तरीके से ये क्या है, एक एंट्री है। एक तरीके से ये एंट्री करा रहे हैं, एफएसएसएआई खुद ही एंट्री करा रहा है कि ट्रांसजेनिक फूड को इंडिया में लेकर के आया जाए, वरना वो पूरी तरीके से इसको प्रोहिबिट कर देते थे। तो इन्होंने ये भी क्लेम किया और एक तरीके से ये उसके पूरे अगेंस्ट हैं। इसके साथ ही साथ आगे पॉइंट में देखिए ये लिखा गया है कि जो इनका कहने का, इन्होंने ये भी क्लेम किया है, जो एक्टिविस्ट है उनका ये भी क्लेम है कि जो एफएसएसएआई है एक तरीके से क्या कर रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को अप्रूवल प्रोवाइड कर रहा है। डायरेक्ट तरीके से नहीं लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि वो रेगुलेशन लेकर के आया, वहां पर उन्होंने हालांकि कुछ लिमिटेशंस रखी हैं, लेकिन एक तरीके से वो क्या कर रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को पूरी तरीके से बैन नहीं कर रहे हैं। यहां पर लिखा गया है, जीएम फूड इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोहिबिटिंग देम। एफएसएसएआई को इसको प्रोहिबिट करना चाहिए, ना कि इसको प्रमोट करना चाहिए। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया, इसको क्लेम किया, और जो भी आप देखेंगे कि जो भी रेगुलेशन था उसको एक तरीके से क्या बोला है, अनएक्सेप्टेबल बोला है। ये आप फोटो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी चीजें बहुत पहले से चली आ रही हैं, आज का इशू नहीं है। इससे हो सकता है कि आपका क्वेश्चन यहां पर बन सकता है, इस वजह से इसको आप ठीक से पढ़ लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं। तो यहां पर देखिए लिखा गया है, फ्लेज्ड ऑफ 12 फूड सेफ्टी ऑन व्हील। ठीक है, तो अगर हम फूड लेबोरेटरी की बात करते हैं तो हमारे इंडिया में हमने देखा कि कई तरीके की आपको रेफरेंस फूड लेबोरेटरी देखने को मिलेंगी, जो कि ऑन रिकॉर्ड अभी अगर हम बात करते हैं ऑन पेपर तो 12 हैं। 12 हमारे पास कौन सी हैं, रेफरेंस फूड लेबोरेटरी हैं, प्लस 2 एंसिलरी रेफरेंस फूड लेबोरेटरी हैं। 19 जो है वो रेफरल फूड लेबोरेटरी हैं और 3 जो है वो नेशनल फूड लेबोरेटरी हैं। ठीक है, बाकी प्राइमरी फूड लेबोरेटरी जो है उनका नंबर डिक्रीज और इंक्रीज होता रहता है, उसे हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है, वो है फूड सेफ्टी ऑन व्हील। तो हमारे अगर हम कंट्री की बात करते हैं तो बहुत सारी प्लेसेस ऐसी हैं कि जहां पर लेबोरेटरी नहीं है, यानी कि दूर दूर तक आप देखेंगे तो कोई भी लेबोरेटरी आपको देखने को नहीं मिलेगी अगर वहां पे फूड टेस्टिंग करना हो तो इसके लिए एफएसएसएआई ने जो है पूरा इकोसिस्टम मेंटेन करने के लिए एक फूड सेफ्टी ऑन व्हील का कॉन्सेप्ट लेकर के आए। तो उसी को लेकर के यहां पर क्या हो गया है, यहां पर 12 नई फूड सेफ्टी ऑन व्हील को एक तरीके से हरी झंडी दिखा करके उनको भी लॉन्च किया गया। तो यहां पर देखिए लिखा गया है, ये कब की बात है, ये है 25 नवंबर 2021 की। यहां पर देखिए लिखा गया है, द हॉनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। जब हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की या फिर किसी भी मिनिस्ट्री की, तो वहां पर आपको 2 तरीके के मिनिस्टर देखने को मिलेंगे। एक तो हमारे जो मिनिस्टर होते हैं सेंट्रल मिनिस्टर, जिनको कैबिनेट मिनिस्टर भी बोलते हैं, उसके साथ ही साथ उनको असिस्ट करने के लिए स्टेट मिनिस्टर्स भी होते हैं। तो यहां पर देखिए लिखा गया, द हॉनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर भारती प्रवीण पवार जो हैं, उन्होंने 12 नई फूड सेफ्टी ऑन व्हील को क्या किया है, हरी झंडी दिखा करके उनको लॉन्च किया एक तरीके से। ठीक है, उनका इनॉग्रेशन किया है। आउट ऑफ द 12 मोबाइल फूड सेफ्टी वैन, जिसमें 12 मोबाइल फूड सेफ्टी वैन थी, उसमें जो 2 थी वो उत्तर प्रदेश के लिए, 6 जो थी वो केरला के लिए, और जो 4 हैं वो गुजरात स्टेट के लिए। इस तरीके से जो 12 फूड सेफ्टी ऑन व्हील है उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ठीक है, इसके साथ ही साथ द नंबर ऑफ मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैज गॉन अप टू
120 इन द कंट्री। तो अभी करंट टाइम की अगर बात करते हैं तो 122 आपको फूड सेफ्टी ऑन व्हील अपनी कंट्री में देखने को मिलेंगी। ये अभी और भी प्रोसेस में है, कई सारी फूड लेबोरेटरी अंडर प्रोसेस हैं। तो यहाँ पर आपको लगभग, अगर आप कहीं टहलते हो, घूमते हो, आप दिल्ली वगैरह में रहते हो, तो आपको दो तरीके की लेबोरेटरी आजकल देखने को मिल जाएंगी फूड सेफ्टी ऑन व्हील की। एक आपको ओल्ड वर्जन देखने को मिलेगा, एक आपको मॉडिफाइड वर्जन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम 6 नंबर पे देख लेते हैं। 6 नंबर पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया मास्टर ट्रेनिंग वर्कशॉप वाज कंडक्टेड एट द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA। तो IMA पे एक मास्टर ट्रेनिंग वर्कशॉप को कंडक्ट कराया गया था। इसमें क्या इंपॉर्टेंट था, किसको लेकर के यहाँ पर बात करी गई, उसको हम इसमें देख लेते हैं। ये बात कब की है, ये है 18 नवंबर 2021 की। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया, अ मास्टर ट्रेनिंग वर्कशॉप वाज कंडक्टेड एट द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स दिल्ली for IMA standing committee and the master training from various state chapters towards ensuring safe and healthy diet for all citizens. The training focused on the FSS Act यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, फूड सेफ्टी इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम and various Eat Right India initiatives such as Eat Right Campus, FASTag, Eat Right Toolkit and Fortification। तो यहाँ पर आपने देखा जो हमारा मास्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम यानी कि मास्टर ट्रेनिंग वर्कशॉप जो कंडक्ट कराया गया था, उसमें मेजर जो यहाँ पर फोकस था वो किस पे था, मेजर फोकस था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 पे। इसके साथ ही साथ जो फूड सेफ्टी इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है उसको लेकर के बात करी गई। इसके साथ ही साथ जो ईट राइट इंडिया यानी कि जो FSSAI की जो इनिशिएटिव है उसमें जैसे ईट राइट इंडिया, ईट राइट कैंपस और फोस्टैक और ईट राइट टूल किट, और इसके साथ ही साथ फोर्टिफिकेशन। तो फोर्टिफिकेशन भी FSSAI का एक इनिशिएटिव है, तो उसको लेकर के यहाँ पर अवेयरनेस फैलाने का काम किया गया, उसको लेकर के यहाँ पर मेजर फोकस रखा गया। और ये किस लिए किया गया कि जिससे जो हेल्दी डाइट है उसको हम प्रमोट कर सकें फॉर द ऑल सिटीजन्स, ठीक है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो भी चीजें थी, जो सिंस द मेडिकल फ्रेटर्निटी इज कनेक्टिंग विद द पीपुल on a day-to-day basis and have a better understanding of their eating behavior and associated problem, discussion about safe, healthy and sustainable diet is timely and appropriate, ठीक है। तो मेजर फोकस यहाँ पर यही था कि जो भी सिटीजन्स है उनको इस बात से अवेयर करना कि जो वो एक तरीके से हेल्दी डाइट लें और अपनी लाइफ को जो भी थ्रेट हो सकते हैं फूड की वजह से, जो भी फूड बॉर्न डिजीज वगैरह हो सकती हैं एक हाई लेवल पे, उनको एक तरीके से क्या किया जाए, ओवरकम किया जा सके और थ्रेट्स को भी ओवरकम किया जा सके। तो मेजर जो मास्टर जो ट्रेनिंग कराया गया उसका काम यही था कि किस तरीके से अवेयरनेस फैलाई जाए लोगों के अंदर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एक और बात निकल के आती है जिसके बारे में कुछ लोगों को पता होगा ऑलरेडी, कि रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ ऑफिसेस। तो FSSAI के ऑफिस की अगर हम बात करें तो शुरू से 6 ऑफिस चले आ रहे हैं, रीजनल ऑफिस, ठीक है, ब्रांच ऑफिस नहीं, रीजनल ऑफिस। तो रीजनल ऑफिस की अगर हम बात करते हैं तो 6 ऑफिस FSSAI के हुआ करते थे, लेकिन एट प्रेजेंट अगर हम बात करते हैं तो FSSAI के 4 रीजनल ऑफिस आपको देखने को मिलेंगे। एक रीजनल ऑफिस न्यू दिल्ली, जो कि दिल्ली NCR में एक ही ऑफिस है, जो गाजियाबाद और पूरा एक में ही है। दूसरा है हमारा मुंबई, तीसरा हमारा चेन्नई, चौथा हमारा कोलकाता। तो 4 रीजनल ऑफिस आपको आज के टाइम पे FSSAI के देखने को मिलेंगे। इसके बारे में डिटेल में अगर आप समझना चाहते हैं ब्रांच ऑफिस और इंपोर्ट ऑफिस और इसके साथ ही साथ रीजनल ऑफिस, तो आप ये वाला वीडियो हमारा यूट्यूब पे जाकर के आप सर्च कर सकते हो, FSSAI ऑफिसेस के नाम से आपको मिल जाएगा, आप इसको देख सकते हो। इन एडिशन इट विल हैव 4 नेशनल फूड लेबोरेटरीज एल कोलकाता, गाजियाबाद, ठीक है, गाजियाबाद यानी कि भाई दिल्ली NCR में, और मुंबई JNPT एंड चेन्नई। तो इसमें आप देखेंगे कि लगभग 3 जो है वो सेटअप हो गई हैं, चौथी जो चेन्नई वाली है वो अभी वर्किंग में है, तो अभी वो पूरी तरीके से सेटअप नहीं हो पाई है। तो जैसे ही उसको लेकर के कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो हम अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो अभी अगर हम नेशनल फूड लेबोरेटरी की बात करते हैं वो 3 हैं जो ऑपरेशनलाइज्ड हैं, ठीक है। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 पे। तो 8 पे देखिए लिखा गया नेशनल फूड लेबोरेटरी एट JNPT नवाशेरा इनॉग्रेटेड। तो 3rd जो फूड लेबोरेटरी है उसका इनॉग्रेशन अभी जल्दी हुआ है। ये न्यूज़ कब की है, ये है 1 अक्टूबर 2021 की। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज इनॉग्रेटेड थर्ड नेशनल फूड लेबोरेटरी एट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, नवी मुंबई और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। किस डेट की बात है, ये 29 सितंबर को इसका इनॉग्रेशन हुआ था, इन प्रेजेंस ऑफ रीता टेवटिया मैडम, जो कि हमारी चेयरपर्सन थी उस टाइम पे,
और अरुण सिंघल सर, जो कि हमारे सीईओ थे उस टाइम पे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, इसका इनॉग्रेशन किया था। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया था, दिस इज द थर्ड लैब विच विल बी नाउ ऑपरेटेड अलॉन्ग विथ टू एग्जिस्टिंग नेशनल लेबोरेटरीज, नेमली नेशनल फूड लेबोरेटरी गाजियाबाद एंड कोलकाता। तो गाजियाबाद एंड कोलकाता के बाद में ये जो मुंबई वाली है, ये हमारी थर्ड नेशनल फूड लेबोरेटरी है। चौथी जो है वो चेन्नई में सेटअप हो जाएगी, वो अभी कंस्ट्रक्शन में, अंडर कंस्ट्रक्शन। पॉइंट नंबर 9 पे अगर हम बात करते हैं तो यहां पर देखिए और इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है कि एफएसएसएआई एंड एमओएफपीआई साइंड एमओयू टू हैंड होल्ड एमएसएमई इन फूड सेक्टर, ठीक है। तो जो एफएसएसएआई है और एमओएफपीआई है, दोनों ने आपस में एक एमओयू साइन किया है। किस लिए एमओयू, किस लिए? एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए एक तरीके से इसको साइन किया। एमओयू का मतलब क्या होता है? एमओयू का मतलब अगर हम देखें तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है कि दो दो ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई दो बॉडी आपस में अगर कुछ कोई मिल के काम करती तो उसको लेकर के जो भी वो फॉर्मल एग्रीमेंट साइन करती हैं उसको हम बोलते हैं क्या? एमओयू, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो यहां पर लिखा गया है, एफएसएसएआई हैज साइंड अ एमओयू विथ मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ऑन 1 अक्टूबर 2021 टू सपोर्ट द माइक्रो लेवल फूड एंटरप्रेन्योर, farmer producer organization, self help group and the producer cooperative to improve the standards of their food business। तो एक तरीके से क्या है कि जो भी एमएसएमई सेक्टर, एमएसएमई सेक्टर क्या है? एमएसएमई सेक्टर में जो भी मीडियम स्मॉल, जो भी माइक्रो मीडियम स्मॉल कैटेगरी के जो भी एंटरप्राइजेस आते हैं उनको रखा जाता है। तो एक तरीके से उनको यहाँ पर क्या किया जा सके, प्रमोट किया जा सके और उनके स्टैंडर्ड्स को यहाँ पर इंप्रूव किया जा सके, जिससे वो अपने बिजनेस को और आगे बढ़ा सके, ठीक है। तो ये एक तरीके से ये आत्मनिर्भर भारत का भी पार्ट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखो बात करते हैं, देयर विल बी टू एरियाज ऑफ कोलेबोरेशन बिटवीन एफएसएसएआई और एमओएफपीआई। तो जो दोनों के बीच में जो मेमोरेंडम साइन हुआ उसमें दो मेजर एरियाज को रखा गया है। एक तो है हमारा फूड सेफ्टी ट्रेनिंग, दूसरा है रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस, ठीक है। दो मेजर चीजें यहाँ पर इंक्लूडेड है। आई होप अभी आपको जितनी भी हमने बातें करी हैं वो सारी समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे देखते हैं, 10th नंबर पे हमारा आता है, यहां पर देखिए लिखा गया है कि हॉनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिक्लेयर्ड रिजल्ट ऑफ थर्ड स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। जैसा कि आपको पता है, कुछ सालों से आप देख रहे होंगे कि हमारे इंडिया में, हमारे कंट्री में हर साल एक स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स निकाला जाता है, जिसको जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं उसको डिक्लेयर करते हैं, एफएसएसएआई उसको डिक्लेयर करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कब की बात है? ये सितंबर 2021 की बात है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लिखा गया है, इन एन एफर्ट्स ऑफ galvanize state of work towards ensuring safe food for citizen, the Food Safety and Standard Authority of India has declared the थर्ड स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, ठीक है, टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट अक्रॉस 5 पैरामीटर ऑफ फूड सेफ्टी। तो फूड सेफ्टी के 5 पैरामीटर होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ये रैंकिंग निकाली जाती है। तो यहां पर आप देखेंगे कि टोटल जो 9 स्टेट है उनको यहाँ पर शामिल किया गया था। वो 9 स्टेट थे, उनमें यहाँ पर रैंकिंग निकाली गई थी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं कि कौन सा स्टेट जो है वो थर्ड फूड सेफ्टी इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं उसमें कौन सा स्टेट जो है वो नंबर 1 पे रहा है। तो यहाँ पर देखिए 3 तरीके से यहाँ पर इसको कैटेगराइज किया गया है। पहला अगर हम बात करते हैं इस ईयर का, अमंग द लार्जर स्टेट, अगर हम अपने कंट्री के लार्जर स्टेट की बात करते हैं तो वहां पर गुजरात जो है वो नंबर 1 पे रहा है। उसके बाद में केरला और तमिलनाडु ने रैंकिंग हासिल की है। उसके बाद में यहाँ पर देखो अमंग द स्मॉलर स्टेट की अगर बात करते हैं तो वहां पर गोवा नंबर 1 पे है। उसके बाद में मेघालय और मणिपुर है। उसके बाद में देखो थर्ड नंबर पे रखा गया है यूटीज को, यानी कि यूनियन टेरिटरीज की अगर बात करते हैं तो नंबर 1 पे हमारा जम्मू एंड कश्मीर है। उसके बाद में अंडमान एंड निकोबार है। उसके बाद में दिल्ली जो है वो थर्ड नंबर पे। तो इस तरीके से यहाँ पर रैंकिंग रखी गई है। अगर आप सारा नहीं याद कर पाते हैं तो एटलीस्ट आपको फर्स्ट जो है वो याद होना चाहिए। इन तीनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक लार्जर स्टेट में है, एक स्मॉलर स्टेट में और एक यूनियन टेरिटरी में, ठीक है। इसके साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह भी है कि द फर्स्ट फूड सेफ्टी इंडेक्स फॉर द ईयर 2018-19 वाज अनाउंस्ड ऑन द फर्स्ट एवर वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारा पहला अगर हम बात करते हैं फूड सेफ्टी इंडेक्स जो निकला था वो 2018-19 इस फाइनेंशियल ईयर में था। ये हमारा थर्ड फूड सेफ्टी इंडेक्स है
और जो पहला वाला था उसको कब अनाउंस किया गया था, उसको जो अनाउंस किया गया था वो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के दिन अनाउंस किया गया था। तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हम कब मनाते हैं, वो हम मनाते हैं 7 जून को मनाते हैं, ठीक है। हर ईयर हम 7 जून को इसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो आई होप अभी आपको ये चीज़ें जितनी भी थी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो हो सकता है वीडियो ये थोड़ा सा बड़ा हो, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस चांसेस हैं यहाँ से बन सकते हैं, इस वजह से आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा। और पीडीएफ के लिए जिन लोगों ने भी मतलब हमसे ई बुक्स वगैरह ले रखी हैं वो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम उनको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि पैन इंडिया सर्वे रिजल्ट्स ऑन ट्रांस फैट इन डिफरेंट फूड कैटेगरीज रिलीज्ड बाय एफएसएसएआई। तो एफएसएसएआई ने एक पैन इंडिया सर्वे किया और उसका यहाँ पे रिजल्ट को डिक्लेयर किया। उसमें इन्होंने ट्रांस फैट को लेकर के बात करी है। तो ट्रांस फैट की अगर हम बात करते हैं तो ये आज का इशू नहीं है और ये ग्लोबल लेवल पे है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ये ग्लोबल लेवल पे है, डब्ल्यूएचओ भी इसमें इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि एफएसएसएआई हैज मैंडेटेड टू रिड्यूस द लिमिट ऑफ इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांस फैट। जो इंडस्ट्री के द्वारा जो भी ट्रांस फैट जो प्रोड्यूस किया जाता है उसमें इन्होंने क्या बोला, टू नॉट मोर देन 2% टू मेक द कंट्री फ्री फ्रॉम द इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांस फैट बाय 2022, ठीक है। इसके पहले की अगर आप न्यूज देखेंगे तो 2020 के अराउंड पे तो ये 5% की बात करते थे, फिर धीरे धीरे कम करके बोला गया कि 2021 तक इसको 3% तक लेकर के आएंगे, लेकिन 2022 तक बोला गया कि हम इसको 2% तक लेकर के आएंगे। तो ये कुछ यहाँ पर एक तरीके से क्या किया, एफएसएसएआई ने इसको मैंडेट किया कि जो है जो भी इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांस फैट है उसका यूज कम से कम किया जाए। क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू है इसको लेकर के। आज के टाइम पे अगर हम बात करते हैं कि आप अपनी एज को देखिए और पहले के टाइम पे अगर हम जाते हैं तो आप देखते हैं कि आज की जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा जंक फूड वगैरह कंज्यूम करते हैं। तो वहाँ पर आप देखते हैं कि वो ज़्यादातर ट्रांस फैट का कंज्यूम करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं डिपॉजिट होता है और बहुत ज़्यादा डिजीज होती हैं, जिसमें अगर हम हार्ट डिजीज की बात करते हैं तो वो इसमें कॉमन हो जाता है। तो इसमें आप देखेंगे कि क्या होता है, ब्लॉकेज होने लगती है, ये फैट जो है वो एक्युमुलेट होने लगता है हमारी बॉडी के अंदर और ब्लॉकेज वगैरह होने लगती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के भी केसेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर डब्ल्यूएचओ जो है, डब्ल्यूएचओ की जो गाइडलाइंस है उसको लेकर के एफएसएसएआई अपनी कंट्री में, इसके अलावा जो अदर कंट्री में जो भी रेगुलेटरी बॉडी है वो इस पर काम कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि दिस इज एन इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन सिंस द वर्ल्ड फूड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन हैज कॉल्ड फॉर ग्लोबल एलिमिनेशन ऑफ ट्रांस फैट बाय 2023, ठीक है। तो डब्ल्यूएचओ का कहना है कि 2023 तक हम इसको पूरी तरीके से एलिमिनेट कर लेंगे और उसको क्या बोला जाएगा, कॉल्ड फॉर ग्लोबल एलिमिनेशन ऑफ ट्रांस फैट बाय 2023, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है। तो आप देखेंगे जितने भी जंक फूड हैं, जो भी फूड है, वहां पर इसका जो ट्रांस फैट है उसका यूज होता है, ठीक है। तो ट्रांस फैट की अगर हम बात करें तो ये इसको इंडस्ट्री में अगर जो प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोड्यूस ट्रांस फैटी एसिड डेवलप बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन होता है उसका एडिशन होता है किसमें, लिक्विड वेजिटेबल ऑयल के साथ में इसका एडिशन किया जाता है, तब जाकर के हमारा ये क्या बनता है, ट्रांस फैटी एसिड्स या फिर ट्रांस फैट बनता है, ठीक है। जो कि एक तरीके से अगर कोई भी इसका बहुत ज़्यादा कंजम्पशन करता है तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वजह से ये डब्ल्यूएचओ जो है इसको लेकर के इस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि 2021 में बोला गया था कि 2% और 2022 के लिए जो रखा गया था वो रखा गया था 2021 में बोला गया था यानी 3% तक कर देंगे और 2022 में यहाँ पर जो है कि 2% तक, ठीक है। पहले ये 5% था, 5% से इसको 3% लाया गया, 3% से इसको 2% लाया गया, ठीक है। तो 2022 अगर करंट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया था एफएसएसएआई ने, जो मैंडेट किया था वो 2% के लिए किया था। तो ये आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है मेजर, ठीक है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पर देखिए लिखा गया एफएसएसएआई स्टेज कमिटेड टू इंश्योर फूड सेफ्टी फॉर अ हेल्दी फ्यूचर, ठीक है। तो ये कब एफएसएसएआई ने बोला था, ये एफएसएसएआई ने बोला था जो हमारा वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे होता है जो हम मनाते हैं 7 जून को, उस टाइम पे एफएसएसएआई ने इसको बोला था, इसको कमिट किया था। और यहाँ पर जो उस थीम थी
यानी कि इस साल की यानी कि 2021 की अगर हम बात करें, 21 में जो हमने वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो सेलिब्रेट किया गया था, उसका जो थीम था ये आपको याद रखना है। उसका थीम क्या था? सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। ठीक है, तो यहां से हो सकता है ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। आगे हम बढ़ते हैं तो 13 नंबर पे आगे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि एफएसएसएआई मैंडेटेड द मेंशनिंग ऑफ एफएसएसएआई लाइसेंस रजिस्ट्रेशन नंबर ऑन रिसिप्ट इनवाइस कैश मेमो बिल्स इटसेट्रा बाय फूड बिजनेसेस ऑन द सेल ऑफ फूड प्रोडक्ट। तो एफएसएसएआई ने क्या किया है, ये चीज पहले नहीं थी। एफएसएसएआई ने यानी कि कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर है, अगर कोई फूड को सेल कर रहा है, फूड प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, तो उसे जो भी वो इनवाइस देता है या फिर कैश मेमो या फिर बिल जो देता है या फिर रिसिप्ट पे, उसको जो उसका एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर होता है 14 डिजिट्स का, उसको मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, तो अभी आप जो भी देखेंगे कि अगर आप कोई इनवाइस या फिर कैश मेमो या फिर बिल वगैरह रिसीव करते हैं फूड से रिलेटेड, तो वहां पर आपको उसका लाइसेंस नंबर देखने को मिलेगा। ये ऑर्डर डेट कब का है? ये है 8 जून 2021 का। तो इसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा भी गया है, नाउ विद द अप्रूवल ऑफ फूड अथॉरिटी यानी कि एफएसएसएआई, इट हैज बीन डिसाइडेड टू मैंडेट डिक्लेरेशन ऑफ 14 डिजिट एफएसएसएआई लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन नंबर ऑन कैश रिसिप्ट परचेज इनवाइस कैश मेमो बिल्स इटसेट्रा बाय ऑल फूड बिजनेसेस। ठीक है, यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि लाइसेंस किसको करना है और रजिस्ट्रेशन नंबर। तो जिसका भी टर्नओवर बिलो 12 लाख है यानी कि पिटी फूड बिजनेस ऑपरेटर है, उनको लाइसेंस नहीं, उनको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करना है। और अगर हम 12 लाख प्लस की बात करते हैं, अगर 12 लाख से ज्यादा उनका टर्नओवर है, उसके ऊपर कितना भी है, तो उन्हें वहां पर इसे लाइसेंस नंबर मेंशन करना है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर देखिए लिखा गया है, एफएसएसएआई मेक्स बीआईएस सर्टिफिकेशन मैंडेटरी फॉर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर कंपनीज। ठीक है, तो जो भी कंपनीज हैं, जो भी फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं, जो भी ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड कोई भी बिजनेस करते हैं, उसकी पैकेजिंग वगैरह करते हैं, तो उनके लिए यहां पर बीआईएस सर्टिफिकेशन जो है उसको मैंडेटरी कर दिया है एफएसएसएआई ने। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज मेड द certification of Bureau of Indian Standard mandatory for obtaining or registering license for packaged water and mineral water manufacturer. This will come into effect from 1 अप्रैल 2021। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2021 से ये मैंडेटरी हो गया है। तो अभी अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये आपका जो बीआईएस सर्टिफिकेशन है वो मैंडेटरी है या वॉलंटरी है, तो आपका आंसर जो होगा वो मैंडेटरी होगा। ठीक है, इसके बाद में आगे देखते हैं तो देखिए आगे यहां पर लिखा गया है कि पार्लियामेंट हैज पास द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बिल 2021। तो पार्लियामेंट ने यहां पर निफ्टेम बिल 2021 को पास किया, तो जो कि हमारा लोकसभा में पास हुआ 26 जुलाई 2021 को और राज्यसभा में पास हुआ 15 मार्च को। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता होगा कि किसी भी बिल को अगर हमारे पार्लियामेंट में रखा जाता है तो उसको जो प्रोसीजर होता है उसको करने के लिए क्या होता है, सबसे एक हमारे पास दो हाउसेस हैं, यानी कि अगर हम अपने पार्लियामेंट की बात करते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। तो इन दोनों में पहले किसी भी मतलब किसी भी हाउस में किसी भी बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया, तो राज्यसभा के बाद में इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया जो कि 26 जुलाई को यहाँ से पास हो गया। उसके बाद में यही बिल जाएगा हमारे राष्ट्रपति के पास में यानी कि प्रेसिडेंट के पास में। तो प्रेसिडेंट इसको जब अपनी एसेंट यानी अपनी सहमति प्रोवाइड कर देंगे तब ये एक्ट हो जाएगा। अब इसको किसी भी इंडिया के किसी भी पार्ट में इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक प्रोसीजर होता है किसी भी बिल को अप्रूवल देने का या किसी भी बिल को पास करने का, उसके बाद में एक्ट में कन्वर्ट करने का। ठीक है, उसके बाद में देखो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात लिखी भी हुई है नीचे की, अगर हम बात करते हैं जो स्टेटमेंट आप देख पा रहे होंगे, यहां पर देखिए लिखा गया है कि यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज श्री पशुपति कुमार पारस सेड दिस इज अ हिस्टोरिक डे as with the passing of this bill our two educational institutes, National Institute of Food Technology एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट निफ्टेम जो कि हरियाणा में है, दूसरा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी IIFPT जो कि तमिलनाडु में है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बिकेम इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो इन दोनों इंस्टीट्यूट को नेशनल इंपॉर्टेंस एक तरीके से प्रोवाइड की गई है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है, ये आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं, यहां पर 16 नंबर पे हमारे सामने आता है एक इंपॉर्टेंट बात कि 4 पुलिस स्टेशन डिक्लेयर्ड
ईट राइट कैंपस बाय एफएसएसएआई। तो एफएसएसएआई ने रिसेंटली जो 4 पुलिस स्टेशन है उनको ईट राइट कैंपस सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया है, उनको ईट राइट कैंपस सर्टिफिकेट दिया है, और जो 4 पुलिस स्टेशन है उनको डिक्लेयर किया है एज अ ईट राइट कैंपस बाय एफएसएसएआई। ठीक है, तो ये कब की बात है? ये है 7 जनवरी 2021 की। तो यहां पर देखो लिखा गया है कि 4 पुलिस स्टेशन ऑफ न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट have been certified as Eat Right Campus by Food Safety and Standard Authority of India, the police said on Wednesday। ठीक है, तो इसके साथ ही साथ यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात अगर हम देखें तो यहाँ पर कौन कौन से वो पुलिस स्टेशन है उनको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला है बाराखंबा रोड, दूसरा है कनॉट प्लेस, तीसरा है मंदिर मार्ग, तीसरा है तिलक मार्ग। ये 4 जो पुलिस स्टेशन है वर एबल टू मीट द बेंचमार्क ऑफ सर्टिफिकेशन विद 5 स्टार कैटेगरी। तो इन्होंने जो बेंचमार्क है उसको फुलफिल किया है और इनको यहाँ पर सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया है। इसके साथ ही साथ अभी तक अगर हम बात करते हैं, सो फॉर 766 कैंपसेस हैज बीन अवार्डेड विद ईट राइट कैंपस। तो अभी तक अगर हम पूरे कंट्री की बात करते हैं तो 766 कैंपस को अवार्ड प्रोवाइड किया जा चुका है ईट राइट कैंपस का। उसके बाद में यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट बात एक और निकल करके आती है। अगर हम ईट राइट स्टेशन की बात करते हैं तो मुंबई सेंट्रल बिकम द फर्स्ट ईट राइट स्टेशन इन इंडिया। तो जो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है वो हमारा फर्स्ट ईट राइट स्टेशन है। ठीक है, तो ईट राइट स्टेशन के बारे में अगर हम यहाँ पर देखें, द ईट राइट स्टेशन इनिशिएटिव ऑफ एफएसएसएआई इज डिजाइन टू इनेबल द रेलवे टू इंश्योर दैट द सेफ एंड होलसम फूड इज सर्व टू द पैसेंजर, विजिटर्स, रेलवे ऑफिशियल्स। तो यहां पर यह है कि इस बात को इंश्योर करना कि जो भी फूड प्रोवाइड किया जा रहा है रेलवे के द्वारा, जो भी पैसेंजर्स को या फिर विजिटर को या फिर रेलवे ऑफिशियल्स को, वो होलसम फूड है और पूरी तरीके से जो भी स्टैंडर्ड्स उसके लिए रिक्वायर्ड है वो इसको फुलफिल करता है या नहीं करता है। ठीक है, रेलवे स्टेशन दैट फुलफिल बेंचमार्क क्राइटेरिया विल बी रिकॉग्नाइज्ड एट ईट राइट स्टेशन। तो जो भी स्टेशन है, जो भी क्राइटेरिया, जो भी बेंचमार्क चाहिए होता है, अगर उसको फुलफिल करता है तो उसे ईट राइट स्टेशन से रिकॉग्नाइज किया जाएगा एफएसएसएआई के द्वारा, और कई सारे स्टेशन को ऑलरेडी रिकॉग्नाइज किया भी गया है। ठीक है, तो यहां पर आपको सबसे पहले याद रखना है जो सबसे पहला स्टेशन है वो कौन है? मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। उसके बाद में यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात है कि रिसेंटली अगर बात करते हैं तो भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन इज द 6th रेलवे स्टेशन इन द कंट्री टू गेट द सर्टिफिकेट आफ्टर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई, और मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन एंड वडोदरा रेलवे स्टेशन। तो टोटल अभी तक जो है 6 ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट अभी तक प्रोवाइड किए जा चुके हैं एफएससीआई के द्वारा। सबसे पहला हमने देख लिया कि जो मुंबई सेंट्रल है, और रिसेंटली अगर हम इस टाइम पे जो वीडियो बना रहे हैं उस टाइम पे अगर हम बात करें तो भुवनेश्वर है। ठीक है, तो टोटल 6 आपको क्या देखने को मिलेंगे? ईट राइट स्टेशन अभी देखने को मिलेंगे। ये कुछ इस टाइप का सर्टिफिकेट होता है जो एफएससीआई के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो आगे अब हम बात कर लेते हैं किसकी? आगे हम बात करते हैं स्ट्रीट फूड हब की। तो स्ट्रीट फूड हब की अगर हम बात करें तो अभी तक हमारे इंडिया में टोटल 29 क्लीन स्ट्रीट फूड हब हैं ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द कंट्री, जो कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और उसमें अगर हम देखते हैं यहाँ पर 23 जो सर्टिफिकेशन है वो अंडर प्रोसेस है, तो उनका ही रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, वो आपको वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में इंपॉर्टेंट अगर हम बात करते हैं तो अगर हम यहाँ पर देखें कि जो कौन सा फर्स्ट स्ट्रीट फूड हब था, तो फर्स्ट क्लीन स्ट्रीट फूड हब जो था वो था कनकारिया लेक अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है। कुछ इस टाइप का सर्टिफिकेट जो है वो एफएससीआई के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो जो भी प्लेसेस हैं, जो भी जैसे कि ईट राइट इंडिया में क्या था, ईट राइट इंडिया में यही था कि मतलब मेजर एफएससीआई का जो मेजर फोकस इस पे है कि जो भी कंट्री में जो भी कंज्यूमर है, जो भी पब्लिक है, उनको एक तरीके से होलसम और न्यूट्रिशियस फूड मिल पाए। तो जो भी प्लेसेस हैं, जो भी फूड हब हैं, जो भी बेंचमार्क रिक्वायर्ड होता है उसको फुलफिल करते हैं, तो एफएससीआई उनको ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अभी टोटल 29 ऐसे क्लीन स्ट्रीट फूड हब हैं जिनको एफएससीआई सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर चुका है। इसके साथ ही साथ 23 अभी अंडर प्रोसेस है। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर निकल के आती है वीगन फूड लोगों को लेकर के। तो वीगन फूड लोगों को लेकर के डिटेल में अगर आपको समझना है तो ऑलरेडी हमने चैनल पे एक वीडियो डाला हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है,
तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास में दो लोगो ऑलरेडी थे, एक था हमारे पास वेज लोगो, एक था नॉन वेज लोगो, जो कि एफएसएसएआई ने बहुत पहले उनको इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये बात वीगन फूड लोगो की निकल के आती है 20 सितंबर 2021 की। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो उस टाइम पे थे, इंट्रोड्यूस द लोगो एंड सेड, इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे इसको लॉन्च किया था, ठीक है, जिसमें इन्होंने बोला लॉन्च द लोगो फॉर वीगन फूड टू हेल्प कंज्यूमर इजली आइडेंटिफाई एंड डिफरेंशिएट फ्रॉम नॉन वीगन फूड, ठीक है। दिस विल एम्पावर द पीपुल टू मेक इन्फॉर्म्ड फूड चॉइसेस, ठीक है। तो एक तरीके से बहुत सारे, आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एनिमल प्रोडक्ट्स भी नहीं यूज करना चाहते हैं, ठीक है, नॉन वेज भी नहीं लेते हैं, और इसके साथ ही साथ जो वेज प्रोडक्ट में जो आपके एनिमल प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि दूध से बनी जो भी चीजें, उनका भी सेवन नहीं करते हैं, वो टोटली क्या यूज करते हैं, वीगन फूड यूज करते हैं। तो इससे वो मार्केट में इस लोगों को देख करके इजिली वो क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने फूड को, ठीक है। तो इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट बात करें, द लोगो हैज बीन डेवलप बाय कृति मनीष राठौर, जो कि माउंट कैरामल कॉलेज बैंगलोर के स्टूडेंट हैं, उन्होंने इसको डिजाइन किया है, ठीक है। तो ये कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहाँ पर आप इस लोगो को देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक ग्रीन लीफ देखने को मिलेगी, उसके साथ में आपको ये वी शेप देखने को मिलेगा और नीचे वीगन लिखा हुआ मिलेगा, और ऐसे ये चारों तरफ से बॉक्स में कवर्ड मिलेगा। तो ये आपको लोगो देखने को मिलेगा किसका, वीगन फूड लोगो का, जो कि एफएसएसआई ने इंट्रोड्यूस किया है सितंबर 2021 में। उसके बाद में यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात निकल के आती है, नेशनल मिल्क डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर 2021। तो 26 नवंबर 2021 को क्या सेलिब्रेट करते हैं हम, नेशनल मिल्क डे, ठीक है। तो एवरी ईयर 26 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल मिल्क डे इन इंडिया। द डे इज बीइंग ऑब्जर्व सिंस 2014 से हम इसको एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। किसकी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं, वो हम सेलिब्रेट करते हैं मिल्कमैन ऑफ इंडिया। तो वो किसको बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियाज व्हाइट रिवॉल्यूशन डॉक्टर वर्जिसी क्यूरिन जो थे, उनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, और इसीलिए हम यहाँ पर ये मिल्क क्या मनाते हैं, नेशनल मिल्क डे मनाते हैं, ठीक है। तो ये आप फोटो देख रहे हैं, जब अभी आपने देखा होगा जब आप नवंबर के मंथ में या फिर दिसंबर के इनिशियल टाइम में जो भी आप मिल्क वगैरह खरीदते थे, अमूल पैकेट्स वगैरह खरीदते थे, वहां पर आपको इनका फोटो देखने को मिलता था, ठीक है। आगे हम चलते हैं, लास्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है उस पर हम बात कर लेते हैं। ये इशू भी आप देखेंगे कि तो आपके सामने आप हर मंथ का अगर न्यूज उठा करके देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इससे रिलेटेड चीजें देखने को मिल जाएंगी। वो क्या है कि एफएसएसएआई फूड फोर्टिफिकेशन रिसोर्स सेंटर, जिसको बोलते हैं एफएफआरसी, हैज रिपोर्टेड दैट ओवर 70% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन कंज्यूम्स लेस देन हाफ द डेली रिकमेंडेड डाइटरी अलावेंसेस ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने एक सर्वे किया और एक रिपोर्ट निकाली। इन्होंने रिपोर्ट ये निकाली कि 70% जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसको जितना न्यूट्रिएंट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए वो उतना नहीं कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम्स लेस देन हाफ। तो लेस देन हाफ वो कंज्यूम कर रहे हैं, जितना उनको कंज्यूम करना चाहिए वो नहीं कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में जा करके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो इसको लेकर के ये बात कब की है, ये आप देखेंगे तो ये जनवरी 2022 की हम बात कर रहे हैं जो न्यूज में रहा है। इसके पहले भी इसको लेकर के कई सारे मंथ में डिस्कशन हो चुका है, ठीक है। तो यहां पर देखिए लिखा गया है, तो एफएसएसएआई defines fortification at deliberately increasing the content of essential micronutrient in a food so as to improve the nutritional quality of food and to provide public health benefit with minimal risk to health, ठीक है। तो एफएसएसएआई जो डिफाइन करता है फोर्टिफिकेशन को, वो ये डिफाइन करते हैं कि फोर्टिफिकेशन क्या है। फोर्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं कंटेंट ऑफ इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट इन फूड, ठीक है। यानी कहने का मतलब अगर कोई फूड है उसमें पहले से कोई भी न्यूट्रिएंट या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रेजेंट नहीं है, तो फोर्टिफिकेशन के थ्रू हम उसको ऐड कर सकते हैं, जिससे हम उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को, न्यूट्रिशन क्वालिटी को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, जिससे वो हेल्थ के लिए और ज्यादा बेनिफिट हो और बेनिफिशियल भी रहे, और जिससे जो भी एक तरीके से जो भी मतलब एक पर्टिकुलर ह्यूमन को अगर जितना भी माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए वो उसको मिल सके, ठीक है। तो इसका मेजर पर्पस यही है। तो यहाँ पर तो गवर्नमेंट का जो फूड इनिशिएटिव, जैसे कि एफएसएसएआई के फूड इनिशिएटिव्स के बारे में हमने पढ़ा, तो कई सारे स्टेट्स हैं इसको लेकर के काम कर भी रहे हैं, और आगे जिसमें नाम है
आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तराखंड एंड मध्य प्रदेश इसमें शामिल है। ठीक है, तो इसके साथ ही साथ यहाँ पर देखो एक ये बात लिखी गई कि फोर्टिफाइंग स्टेबल फूड एंड कैंडीमेंट्स विद की न्यू माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इज एन इफेक्टिव वे ऑफ एड्रेसिंग डिफिशियंसीज। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब यार ये है कि जो जो भी डिफिशियंसीज होती हैं, एक तरीके से अगर उनको कम करना है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पूरी मात्रा में मिलना चाहिए, तो फोर्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस निकल के आता है कि जो भी स्टेपल फूड है, स्टेपल फूड क्या है कि जैसे कि जो भी अनाज है, जो भी हम चावल वगैरह है, जो भी स्टेपल फूड हम बहुत ज़्यादा जो कंज्यूम करते हैं अपने डेली रूटीन लाइफ में, उनमें हम किसी को अगर क्या करें, उनको अगर फोर्टिफाई कर दिया जाए, तो उससे क्या होगा कि ये जो हमारी प्रॉब्लम है, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को लग करके जो डिफिशियंसी होती है, उसको हम कम कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं और हेल्थ बेनिफिट्स को भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसको लेकर के यहाँ पर बात निकल के आती है, तो सबसे ज्यादा जो बात होती है वो फोर्टिफाइड राइस की होती है। और भी फोर्टिफिकेशन किए जा सकते हैं, लेकिन अगर हम देखते हैं कि जो राइस का फोर्टिफिकेशन होता है वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होता है, उसको मतलब आसानी से किया जा सकता है और ज़्यादातर लोग जो है वो राइस कंज्यूम करते हैं। तो इससे क्या है कि काफ़ी इजी हो जाता है एक तरीके से, जो भी मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अगर सभी को प्रोवाइड करना है। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको अच्छा भोजन नहीं मिल पाता है, जो माल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं। तो माल न्यूट्रिशन जो कंडीशन आती है, वो अगर किसी का देखेंगे कि अब बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में अगर उसके पास न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं तो भी ये प्रॉब्लम है। किसी किसी को बहुत कम मात्रा में अगर पूरा जितना चाहिए उतना नहीं मिलता है तो भी यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। तो दोनों ही केस ये माल न्यूट्रिशन के केस होते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए फोर्टिफाइड राइस को लेकर के बोला गया है, अकॉर्डिंग टू द फूड मिनिस्ट्री फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस इज कॉस्ट इफेक्टिव। ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है एंड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेटजी टू इंक्रीज विटामिन एंड मिनरल कंटेंट इन डाइट। तो एक तरीके से क्या है कि जो भी डाइट कंज्यूमर ले रहा है, जो भी कंज्यूम कर रहा है, उसको क्या कर सकते हैं कि अगर हम फोर्टिफाइड राइस उसकी मील में अगर शामिल कर देते हैं, तो एक तरीके से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेटजी है कि हम इंक्रीज कर सकते हैं विटामिन और मिनरल कंटेंट उसकी डाइट में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसे कि अकॉर्डिंग टू एफएसएसएआई अगर हम बात करते हैं 1 kg फोर्टिफाइड राइस को अगर हम लेते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि 20 मिलीग्राम से 42.5 mg आपको क्या देखने को मिल जाएगा, आपको देखने को मिल जाएगा आयरन। ठीक है, उसके साथ ही साथ फोलिक एसिड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 75 से 125 माइक्रोग्राम आपको देखने को मिल जाएगा। क्या ये आपको देखने को मिल जाएगा फॉलिक एसिड। इसके साथ ही साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि विटामिन की अगर हम बात करते हैं, विटामिन B12 की, तो 0.75 से 1.25 माइक्रोग्राम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप देखेंगे। और इसके साथ ही साथ इन एडिशन अगर हम बात करते हैं, राइस में ऑल्सो भी फोर्टिफाइड विद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सिंगली और इन कॉम्बिनेशन। अगर हम उसको सिंगल करते हैं या फिर कॉम्बिनेशन में करते हैं विथ जिंक, ठीक है, तो 10 mg आपको उसमें 15 mg तक जिंक मिल जाएगा। ठीक है, विटामिन ए की बात करें तो यहाँ पर 500 से 700 माइक्रोग्राम आपको आर का मतलब यहाँ पर है रेटिनॉल इक्विवेलेंट, आपको विटामिन ए मिल जाएगा। तो विटामिन बी भी इस तरीके से है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक राइस को फोर्टिफाई करके हम उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी उसको मील मिलना चाहिए, जो भी उसको डाइट मिलना चाहिए, वो हम एक तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करते हैं तो हमारे कंट्री में जो इश्यूज आगे आ सकते हैं हम उसको यहाँ पर रिजॉल्व कर सकते हैं। तो जब आप बड़े लेवल पे पढ़ेंगे इन सारी चीज़ों को, तो फोर्टिफिकेशन एक कुछ हद तक अच्छा भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा फोर्टिफिकेशन भी नहीं अच्छा है। तो इसको लेकर के जब आप बड़े लेवल पे पढ़ेंगे तब आपको वहाँ पर समझ में आएगा कि फोर्टिफिकेशन कहीं ना कहीं अच्छा भी है, अच्छा तो है, लेकिन क्यों नहीं अच्छा है। बहुत ज़्यादा अगर इसको भी बढ़ावा मिलने लगेगा तो ये भी नहीं सही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे और भी इंटरनेशनल चीज़ें इन्वॉल्व होने लगती हैं। फिर क्या होता है, ये एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से मार्केट में चीज़ें होने लगती हैं। तो इसको आप पढ़ेंगे जब अलग इशू में, तो वो अलग पार्ट हो जाता है। तो फोर्टिफिकेशन हो गया, या फिर अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड की बात करते हैं, तो ये बहुत डीपली बात करने के लिए टॉपिक हो जाते हैं, जिसपे एक वीडियो में बात करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हमने जो इम्पोर्टेंट बात करी है, जो भी पीडीएफ है, जो भी ऑलरेडी जिन लोगों ने इस ई बुक को हमारी ई बुक्स वगैरह ली हैं, उनको हम प्रोवाइड कर देंगे। वो लोग यहाँ से इसको ले सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो हम आपको इसका जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड कर देंगे। तो आई होप आपको जितने भी टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं उसमें आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। वहाँ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो जो है वो काफ़ी अच्छा लगा होगा।
तो अगर यार ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।